कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज हम संज्ञा प्रकरण का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने संज्ञा प्रकरण के 4 सूत्र पढ़े थे। हलन्त्यम, तस्य लोपः, अदर्शनम लोपः और आदिरंतेन सहिता। ये चारों ही सूत्र प्रत्याहार निर्माण में काम में आते हैं। प्रत्याहार निर्माण करना हमने सीख लिया था कि जो माहेश्वर सूत्र है उसमें जो पीछे वाले जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनका लोप करके हम प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। तो आदि और मध्य के वर्णों की संज्ञा वाले प्रत्याहार होते हैं। अब हम स्वरों के भेद बताने वाले 4-5 सूत्र पढ़ेंगे। ये सूत्र इस प्रकार से हैं। पहला सूत्र है इसमें जो कि क्रम से 5वां सूत्र है उ कालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। यहाँ बतलाया गया है कि उ काल के समान, उकार के काल के समान ह्रस्व जो अच है जिनका उच्चारण उकार के समान होता है उसके 3 भेद हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुतः। यहाँ पे देखो अज्ह्रस्व, झ जो है यहाँ पे संधि होके ह को झ आदेश हो गया है और च को ज आदेश हो गया। तो अच, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुतः इस प्रकार से इसका विच्छेद होगा। यानी कि जो स्वर हैं उनके 3 भेद हो सकते हैं। सर्वप्रथम ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतः। अब किस प्रकार से होते हैं कि उ काल के समान। अभी उकार कहाँ सुनाई देता है तो कहते हैं कि जो मुर्गा जब बांग देता है तो उसमें जो कुकड़ू कू की जो ध्वनि है उसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों ही भेद स्वर उकार के सुनाई देते हैं। इसलिए लोक में प्रसिद्ध होने से यहाँ पे अकार या ऋकार या दूसरा कोई स्वर नहीं लेकर के उकार कहा गया है कि उस ऊ के काल के समान जो स्वरों के भेद हैं वो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत होंगे। अब देखिए वृत्ति इस प्रकार है ऊश्च, ऊश्च, ऊश्च वह। यानी ऊ का जो बहुवचन है वह क्या होता है, वह होता है। और वह शब्द का यदि हम रूप चलाएं तो उसका जो द्वितीय एक वचन होता है वो होता है वाम। तो वाम काल इव कालो यस्य स, कि वाम यानी व के समान काल वाला जो अच है वो क्रमाद क्रम से ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा स्यात्, वो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा वाला होता है। और फिर यही जो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत भेद वाले जो स्वर हैं वो फिर से इनके 3 भेद होते हैं। सप्रत्येकम उदात्त आदि भेदेन त्रिधा। वो पुनः उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से पुनः 3 प्रकार के होते हैं। तो ये उदात्त आदि भेद हम आगे सूत्र में पढ़ेंगे। अब उ काल का क्या मतलब है, उच्चारण में प्रयुक्त समय, कितना समय एक वर्ण को बोलने में कितना समय लगता है। यदि 1 क्षण लगता है तो 1 मात्रिक, 2 क्षण लगते हैं तो द्विमात्रिक और 3 क्षण लगते हैं तो त्रिमात्रिक वर्ण होता है। तो इस प्रकार से जैसे अवर्ण है वो 3 प्रकार का हो गया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतः। इसी प्रकार से उ वर्ण भी 3 प्रकार का हो गया, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुतः। इकार भी ह्रस्व, दीर्घ, प्लुतः भेद से 3 प्रकार का हो गया। और इसी प्रकार से स्वरों के ऐसे भेद होते हैं। और उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे पाणिनि ने उकार इसीलिए लिया है क्योंकि लोक में मुर्गे की कुकड़ू कू में ये तीनों ही स्वर भेद स्पष्ट रूप से हमें सुनाई देते हैं। और जो ए औ, ए ओ, ऐ औ, ये जो 4 वर्ण हैं इनमें ह्रस्व भेद नहीं होता है, इसके केवल दीर्घ और प्लुतः भेद ही होते हैं। इसी प्रकार से जो ऋकार है, ली वर्ण है, इसमें दीर्घ भेद नहीं होता, इसके ह्रस्व और प्लुत
भेद ही होते हैं। तो अब हम इस प्रकार से सर्वप्रथम हमने भेद किए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतः। तो अवर्ण भी 3 प्रकार का हुआ, ई वर्ण भी, उ वर्ण भी 3 प्रकार का हुआ, री वर्ण भी 3 प्रकार का हुआ, लेकिन ए, ऐ, ओ, औ ये चारों वर्ण केवल 2 प्रकार के हुए, दीर्घ और प्लुत, क्योंकि उनका ह्रस्व भेद नहीं होता है, क्योंकि उनको एक मात्रा में उनको बोल ही नहीं सकते, एक क्षण में उनका उच्चारण हो ही नहीं सकता। इसका कारण है कि जो ए, ऐ, ओ, औ ये जो चारों वर्ण हैं वो संयुक्त अक्षर है, संयुक्त स्वर है, इसलिए उनको बोलने में 2 क्षण से कम का समय नहीं लग सकता है। इसी प्रकार से ऋकार का भी दीर्घ भेद नहीं है, इसके 2 ही भेद होंगे, ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत। अब हम आगे जो कहा था कि ये ही सारे प्रत्येक, जैसे ह्रस्व आकार के पुनः 3 भेद होंगे, दीर्घ आकार के पुनः 3 भेद होंगे और प्लुत आकार के पुनः 3 भेद होंगे। तो वो कौन से होंगे? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब देखिए अगला सूत्र है उच्चैरुदात्तः। तो जो अब इसकी वृत्ति इस प्रकार से है, ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अनुदात्त संज्ञः स्यात्। ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो उदात्त संज्ञः स्यात्। तो तालु आदि जो मुख में जो उच्चारण स्थान है, उनमें से तालु आदि सारे जो स्थान हैं उनके ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न, उनके ऊर्ध्व भाग से बोला गया जो अच है वह उदात्त कहलाता है। अब अगला सूत्र है निश्चैर अनुदात्तः। इसकी वृत्ति देखिए, तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अज अनुदात्त संज्ञः स्यात्। यानी तालु आदि सभागेषु, तालु आदि जो मुख में उच्चारण स्थान है, तालु, मूर्धा आदि, ओष्ठ और दंत आदि जो भी उच्चारण स्थान है, उन स्थानों में जो अधोभाग से, उनकी निम्न भाग से यदि निचले भाग से उनका उच्चारण हो तो ऐसे स्वर जो है अनुदात्त कहलाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि उदात्त का मतलब है कि ऊंचे स्वर में तेज बोला जाए और धीरे बोलना अनुदात्त है, ऐसा नहीं है। जो तालु आदि जो भाग है उनमें निम्न से बोला जाएगा तो अनुदात्त होगा नीचे की तरफ से, और ऊपर की तरफ से बोला जाएगा तो उदात्त होगा। और ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आदि भेद लोक में हमें प्राप्त नहीं होते। ये जब वेद पाठ किया जाता है तो उनका हमें भेद पता चलता है। अब तीसरा सूत्र है इसी का, समाहारः स्वरितः। उदात्त अनुदात्तत्वे वर्णधर्मो समारीयते यस्मिन् सो अच स्वरित संज्ञः स्यात्। यानी कि उदात्त और अनुदात्त दोनों वर्णों के धर्म जिसमें समारीयते, समान रूप से विद्यमान रहते हैं, यस्मिन् जिस अच में, सो अच स्वरित संज्ञः स्यात्, वह अच स्वरित संज्ञक होता है। अब इस प्रकार मान लो अ के हमने भेद किए, तो अ का सबसे पहले भेद हुआ ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब ह्रस्व आकार के 3 भेद पुनः होंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर दीर्घ के भी 3 भेद होंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और प्लुत के भी 3 भेद होंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से 3 भेद होंगे। और जब अ का उच्चारण, ह्रस्व का उच्चारण कंठ के, चूँकि अ का उच्चारण स्थान है कंठ, तो कंठ के ऊपरी भाग से बोला जाएगा तो उदात्त हो जाएगा, निम्न भाग से बोला जाएगा तो अनुदात्त हो जाएगा। और उसके दोनों
के मध्य में न तो ऊपर से न नीचे से, मध्य से बोला जाएगा तो वह स्वरित हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास अवर्ण के अभी तक हमारे पास 9 भेद हो गए हैं, और इसी तरह से सभी वर्णों के भेद जो लास्ट में जाकर के 18 भेद बन जाएंगे। तो अब देखते हैं, अगला सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, यानी अब स्वर के पुनः 2 भेद होंगे, यानी पहले 3 भेद हुए, फिर पुनः 3 भेद हुए। अब इन जो 9 भेद जो हमको प्राप्त हुए हैं उनके पुनः 2 भेद और होंगे, अनुनासिक और अनअनुनासिक। तो अनुनासिक की परिभाषा देते हुए कहा गया है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, यानी जो भी स्वर मुख से बोला जाता है उसके साथ में यदि नासिका का प्रयोग किया जाता है तो वह वर्ण अनुनासिक कहलाता है। वृत्ति देखिए, मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। मुख सहित नासिका से उच्चार्यमाणो वर्णो, उच्चारित जो वर्ण है वह अनुनासिक संज्ञः स्यात्, वह अनुनासिक संज्ञक होता है। इस प्रकार अब तक हमने जो वर्णों के जो स्वरों के भेद किए हैं, इससे पता चलता है कि अ, ई, उ, री एसां वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदाः, 18 भेद होंगे, और री वर्णस्य 12 भेदाः, री वर्ण के 12 भेद, क्योंकि उसमें दीर्घ नहीं होता। एचाम, एच मतलब ए, ऐ, ओ, औ, इनके 12 भेद होंगे, क्योंकि तेसाम रस्वा भावात्, क्योंकि उसमें रस्व भेद नहीं होता है। तो अब स्वरों के 2 भेद और हो गए कि नासिका के साथ उच्चारित करेंगे तो रस वो अनुनासिक हो जाएगा, और नासिका के साथ नहीं बोलेंगे, केवल मुख से उच्चारित होगा तो उसके अननुनासिक भेद हो जाएगा। तो अब आगे हम एक सारणी द्वारा इन भेदों को समझेंगे। अब हम स्वरों के भेद को एक चार्ट द्वारा समझते हैं कि उसके सर्वप्रथम स्वर के 3 भेद हुए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व भेद हुआ अ, ई, उ और री वर्ण का। अब इन ह्रस्व वर्णों के पुनः 3 भेद हुए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित पुनः 2 प्रकार के हुए, उदात्त अनुनासिक, उदात्त अननुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अननुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अननुनासिक। फिर देखिए दीर्घ के भेद हुए। दीर्घ में री वर्ण को छोड़ करके सारे वर्ण आएंगे, अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। तो इसमें देखिए इन सभी वर्णों के भेद हुए, उदात्त अनुनासिक, उदात्त अननुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अननुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अननुनासिक। फिर प्लुत के भेद हुए। प्लुत में आएंगे सारे ही वर्ण, है ना, अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ, सारे वर्ण आएंगे। इसमें देखिए उदात्त अनुनासिक, उदात्त अननुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अननुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अननुनासिक। इस प्रकार से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भी अवान्तर भेद करके इतने सारे भेद होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि अ, ई, उ और री, इन 4 वर्णों के तो 18 भेद हुए कुल मिलाकर के। री वर्ण के 12 भेद हुए, और ए, ओ, ऐ, औ के भी 12 भेद हुए, क्योंकि री वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, और ए, ओ, ऐ, औ के ह्रस्व भेद नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हमने सारे ही स्वरों के भेद पढ़ लिए।
धन्यवाद।